एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की प्राप्ति में दोनों का होना बहुत आवश्यक है। या यूं भी कह सकते हैं कि आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक बन सकती है। इसीलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल हो जाने दीजिए और अन्याय का मजबूत हाथों से सामना कीजिए। ऐसी ना जाने कितनी प्रेरणादायी बातें जिस शख्स ने कही हैं, जिसका व्यक्तित्व उसके कृतित्व से मेल खाता है, जो सरदार ना होते हुए भी सरदार की उपाधि से नवाजा जाता है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये सरदार पटेल के सपनों का भारत है। ये भारत उनका सदैव ऋणी है। भारत का नेतृत्व उनके प्रेरणा के मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लौह पुरुष, निडर, निष्पक्ष और निर्णायक भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत की एकता के अनूठे वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में एक किसान परिवार में हुआ था। पिता झावेर भाई और मां लाडवा के 5 बेटे और एक बेटी में सरदार चौथे स्थान पर थे। सरदार का बचपन संस्कारों से सिंचित था। एक बच्चे के रूप में वल्लभ भाई ने अपने पिता की खेती में मदद की। उनकी स्कूली शिक्षा नाडियाड, पेटलद और गुरसत में हुई। ये नाडियाद का वही स्कूल है जहां वल्लभ भाई ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सरदार का जीवन न जाने कितने अनछुए पहलुओं से भरा हुआ था। उनके जीवन में शिक्षा का मुख्य स्रोत उनका अपना स्वाध्याय और अध्ययन था। बैरिस्टर बनने के लिए वो लंदन गए और वापस आकर अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। उनके जीवन पर उनके बड़े भाई की एक अमिट छाप पड़ी और उनका सहयोग भी रहा। गोधरा में रहते हुए उन्होंने बार काउंसिल में दाखिला लिया और जल्द ही एक प्रखर और कुशल वकील के रूप में उभर आए। वल्लभ भाई को अपने जीवन में कर्तव्य निष्ठा के लिए भी जाना जाता था। बोरसत में वकालत करते थे। उनकी अर्धांगिनी, उनकी सारवार बॉम्बे में चलती थी। टेलीग्राम मिला तब उनके मुवक्किल का मुकदमा ऐसे मोड़ पे था, या वो छूट सकता था या उसे सजा हो सकती। सरदार ने टेलीग्राम में पढ़ा कि उनकी अर्धांगिनी का निधन हुआ। एक सेकंड वो स्थिर हो गए, स्थित प्रज्ञ हुए, पर उन्होंने अपने आप को फौरन संभाला, क्योंकि उनके लिए अपना मुवक्किल का मुकदमा भी इतना ही इंपॉर्टेंट था। मुकदमा खत्म हुआ, उनकी आंखों में से आंसू निकले। वो बैठ गए। साथ के लोग, उनको पता चला कि अरे इनकी अर्धांगिनी अब इस लोक में नहीं रही। यानी सरदार की जिंदगी का ये कर्तव्य निष्ठा का मैं मानता हूं सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। सरदार के जीवन में उनके बड़े भाई विट्ठल भाई का भी बड़ा योगदान माना जाता है। विट्ठल भाई और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक घनिष्ठ मित्र थे।
सरदार की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट इसी वजह से आया। 1916 में जब विट्ठल भाई और लोकमान्य तिलक अहमदाबाद में आए, तब सरदार ने सोचा कि मुझे भी सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए। विट्ठल भाई तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अध्यक्ष थे और भाई थे, हमेशा उनसे बहुत ही लगाव रहता था और हमेशा सरदार अपने भ्राता को जिंदगी के आखिरी पल तक याद करते। वल्लभ भाई का सपना विदेश जाकर बैरिस्टर बनने का था और ये सपना 1910 में जाकर साकार हुआ। 36 साल की उम्र में वो इंग्लैंड गए। सरदार के विचार, व्यवहार और वाणी से इतिहास उनका स्वयं ऋणी है। सरदार को सरदार बनाने में गांधी जी का अहम योगदान रहा। सूट बूट से लेकर सादगी तक का सफर, ये गांधी जी की संगत का था असर। गुजरात क्लब में ताश के पत्तों के बीच वल्लभ भाई गांधी जी के जादू से अनजान थे, जबकि गांधी जी वहीं अपना भाषण देने आए थे। गांधी जी का अपनी मातृभाषा, संस्कृति और देश के प्रति प्रेम ने सरदार वल्लभ भाई को प्रभावित कर दिया और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। सूट बूट में भारत की भूमि पर उतरे सरदार का जीवन अब सादगी में बदल चुका था। किसानों के लिए समस्या आती तो वल्लभ भाई सबसे आगे रहते। ऐसा ही एक सत्याग्रह यानी बारडोली सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन विड्रॉ हुआ, उसके साथ बारडोली एजिटेशन का पहला फेज भी विड्रॉ हो गया था। मगर 1928 में दोबारा ये संग्राम जब शुरू हुआ तो पहली ही मीटिंग में सरदार ने कहा कि मैं जो कहूंगा वो आप मानोगे, और उन्होंने उसकी कमान संभाली और लीडरशिप, नेतृत्व, उसको सरदार कहा जाता है, जो निर्देशित करे, कंट्रोल करे और सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करें। और बारडोली में किसानों को जो उन्होंने एक नया नेतृत्व दिया और किसानों के सरदार वो देश के सरदार बने। पर 1924 में महात्मा गांधी ने उन्हें सफाई अभियान के लिए कूड़े करकट के सरदार का बिरुद दे दिया था। फिर चाहे दांडी कूच हो, सरकार से बातचीत हो या कारावास, जिधर देखो उधर सरदार वल्लभ भाई गांधी जी के कर्मठ कार्यकर्ता बने। वे इतनी सफलतापूर्वक कामयाब रहे कि अंततः वल्लभ भाई एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। मुश्किलों का सामना कर देश तो आजाद हो गया, लेकिन जो भारत का स्वरूप मिला वो खंडित मिला। कई रियासतों में विभक्त था भारत, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और अपने तमाम प्रयासों के चलते, अपनी सूझबूझ के चलते, अपनी कूटनीति के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया हमको, हम सबको एक भारत, अखंड भारत। पूरी दुनिया 1940 के दशक में एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही थी। भारत भी इससे अछूता नहीं था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज का लहराता परचम और रॉयल इंडियन नेवी की बगावत, इसके साथ ही ऐसी कई घटनाएं घटी जो हिंदुस्तान को आजादी की सुबह तक ले जा रही थी। लेकिन देश कई टुकड़ों में बटा था। देश को एक सूत्र में पिरोना सरदार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। कई रजवाड़े थे जो शुरुआत में स्वतंत्रता चाहते थे, पर सरदार ने उन्हें समझाया और भारत में विलय के लिए मनाया। कश्मीर का भारत में विलय का प्रश्न सबसे पेचीदा था। कश्मीर के राजा हरि सिंह के निवेदन पर सरदार ने रातों रात भारतीय सेना को कश्मीर भेजा और कश्मीर को बचा लिया। पाकिस्तान की ट्राइब्समैन, आदिवासी प्रजा कहते हैं, वो उसको जिन्होंने भेज दिया। उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया, जबरदस्त आक्रमण किया। श्रीनगर के पतन में 2-3 दिन बाकी हैं, ऐसा लश्करी रिपोर्ट है। 2 दिन पहले सरदार पटेल श्रीनगर एयरपोर्ट पर गए बलवंत सिंह के साथ। बलवंत सिंह रक्षा मंत्री थे, उनके साथ गए और वहाँ जो अधिकारी था उसके साथ सरदार ने बात करना शुरू किया। वो बोलता गया अधिकारी, सरदार ने कहा कि ये श्रीनगर आ जाए उसके पहले श्रीनगर हमको मजबूत करना चाहिए।
तो अधिकारी को पूछा सरदार ने, सरदार आंख मीच के बैठे थे, आंख बंद करके बैठे थे। तो अधिकारी समझा सरदार सो गए हैं उम्र की वजह से। तो सरदार तो सब सुन रहे थे। जैसी यादी तैयार की, कब चाहिए, तो कल मिल जाए तो अच्छे है, हमारे पास थोड़े घंटे ही बचे हैं, वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। सरदार दिल्ली गए और उसी दिन सब सामग्री और लश्कर रवाना हुआ। विमान में गए और विमान में भेजा सामान, इसलिए श्रीनगर बच गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी फौज का कब्जा कायम रहा। आज का ये भारत का मानचित्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है, जिसकी वजह से आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। मौजूदा गुजरात का कुछ हिस्सा तो ब्रिटिश राज्य बॉम्बे प्रोविंस में आता था। इनमें से ज्यादातर रियासतें भारत में विलीन होने के लिए मान गई थी, लेकिन जूनागढ़ ने जुड़ने से इनकार कर दिया था। उस समय जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद खान तीसरे और दीवान शाहनवाज भुट्टो के मनमाने फैसले कुछ और थे। जूनागढ़ की आवाम की राय के बिना उन्होंने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। बदले में आरजी हुकूमत के नेतृत्व में जूनागढ़ की आर्थिक मदद रोक दी गई। राष्ट्रीय एकता के मंदिर सोमनाथ मंदिर का सरदार पटेल ने न केवल जीर्णोद्धार किया, बल्कि देश के जनमानस में एक नई आशा, उम्मीद और ऊर्जा का संचार किया। देश को आजाद कराने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश को एकजुट कैसे रखा जाए, जिसका रास्ता सरदार ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके तय किया। सोमनाथ मंदिर उस समय काफी बिखरा हुआ था और पहले भी कई बार लूटा जा चुका था। तमाम विरोधों के बावजूद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा सरदार ने उठाया और 1951 में ये काम पूरा हुआ। देश के सबसे बड़े दर्शनीय स्थानों में शामिल सरदार सरोवर डैम भी वल्लभ भाई की सोच का ही परिणाम था। सरदार ने 1945 में पहल की और जिसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में बहुत बाद में रखी। उस समय डैम की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। ये डैम गुजरात के लिए तो जीवन रेखा है ही, इसके साथ ही अन्य राज्यों के पानी की प्यास भी ये बुझा रहा है। सौराष्ट्र में सोनी योजना और उत्तर गुजरात में सुजलाम सफलाम योजना से छोटे टनल के माध्यम से आज खेतों तक पानी पहुंच रहा है। सरदार का आयोजन 5, 10, 20 वर्ष का नहीं होता तो वो 50 वर्ष का लंबा आयोजन करते थे। वेस्टर्न इंडिया में खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अक्सर पानी की समस्या रहती थी। तो उन्होंने एक विचार अपने मन में बनाया कि नर्मदा नदी, जिसपे तो आदि शंकराचार्य ने महाअष्टक लिखा है, उसका इतना पानी दरिया में बह जाता है, तो क्यों ना उस पर एक बांध किया जाए, जो ब्रिटिश टाइम के पर भी उसका सर्वे हुआ था मगर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो वास्तविकता में आज इसका अमल होने से कितने सारे राज्यों की, कितनी सारी प्रजा को इसका लाभ मिलता है। सरदार को भारत रत्न मिलने पर नर्मदा डैम को सरदार सरोवर डैम का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से लगातार वो इस डैम की ऊंचाई को बढ़ाने को लेकर प्रयास करते रहे। 13 सालों तक लगातार प्रयास करते हुए जब वो प्रधानमंत्री बने, तो पहला निर्णय उन्होंने सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई को 139 मीटर तक बढ़ाने का किया। ऐसा कर उन्होंने सरदार के सपनों को साकार किया। अगर आज गुजरात में 2 साल तक बारिश ना भी हो, तब भी सरदार सरोवर डैम में गुजरात के लोगों की प्यास बुझाने की क्षमता है। इसके साथ ही इस डैम के निर्माण के बाद इस इलाके से अब लोगों का पलायन भी रुक गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दुनिया जान सके, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को दुनिया पहचान सके, इसी उद्देश्य के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
सरदार के गुजरात के प्रति योगदान की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन गुजरात ने भी अपने पुत्र के सम्मान में सबसे बड़ी प्रतिमा बनवाई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। सरदार की यह प्रतिमा अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। इसके साथ ही गुजरात के 2 सपूत गांधी से सरदार को जोड़ने के लिए गांधी आश्रम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक भारत में पहली बार सी प्लेन की यात्रा भी शुरू की गई। अहमदाबाद से केवड़िया तक की दूरी का 4 घंटे का सफर सी प्लेन महज 45 मिनट में तय करता है। देश को एक करने में सरदार पटेल की अहम भूमिका रही। ये प्रतिमा सरदार के उस योगदान को दिखाती है जिसमें हमें दिखता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर आप इस प्रतिमा पर नजर डालोगे तो सरदार के सपनों को भी देख पाओगे, क्योंकि इनकी निगाहें जहां जा रही हैं, वहां सामने नर्मदा डैम है, जिसकी नींव की पहल उन्होंने 1945 में की थी। देश की सर्वोच्च पंचायत यानी भारतीय संसद, देश का नेतृत्व और देश की जनता यानी आप और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर न केवल उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए एक बार फिर से प्रतिबद्ध होते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस बात के साथ दीजिए मुझे इजाजत कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।